what are the provisions with respect to railways in the Electricity Act? So, एक तो number one, Section 67 of the Electricity Act provides कि ट्रांसमिशन लाइंस लगाने के लिए और लास्ट भाई प्रोविजन फॉर ओपनिंग अप ऑफ स्ट्रीट्स एंड रेलवेज इज परफेक्टली ओके. देयर आर रूल्स व्हिच हैव बीन मेड इन 2006. अंडर दोज रूल्स अगर कभी भी रेलवे लाइन को क्रॉस करना है तो उसके लिए वो प्रोसीजर फॉलो करना है. आपको रेलवेज को इन्फॉर्म करना है. रेलवेज will ask you to deposit some amount. That amount has to be deposited. Negotiations have to be done. And जैसे last time discuss करा था, या तो आप करेंगे या तो फिर रेलवेज उसको करेगा. तो सेक्शन 67 provides for the same. एंड इसको बोलते हैं, जो रूल्स का नाम है उसका नाम है वर्क्स ऑफ लाइसेंसी रूल्स 2006. नंबर वन. सेकेंड, एक चैलेंज है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये प्रोवाइड करता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस. सेक्शन 54 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का ये प्रोवाइड करता है कि ओनली एंड ओनली सीटीयू एंड लाइसेंसी, सीटीयू, एसटीयू एंड लाइसेंसी एक लेवल के ऊपर 250 वॉट्स एंड 100 वोल्ट्स के ऊपर, वोल्ट्स के ऊपर अगर कोई भी काम करना है, ओनली लाइसेंसी, सीटीयू एंड एसटीयू कैन डू. लेकिन रेलवेज को तो फिर दूसरे वॉल्ट्स में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करना पड़ता है. सो 25 केवी, so 25,000 watts में वर्क करना पड़ता है. तो then what should we do? So an exception has been provided in the Electricity Act. रेलवेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये. बाकी कोई भी प्राइवेट पर्सन 250 वॉट्स 100 वोल्ट्स से ऊपर नहीं जा सकता. इवन अगर सिंगल पॉइंट कनेक्शन है, सिर्फ लाइसेंस ही जा सकते हैं. लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन व्हिच हैज बीन कार्व्ड एंड दैट एक्सेप्शन हैज बीन कार्व्ड आउट फॉर द रेलवेज. सेकेंड. थर्ड, रेलवेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. रेलवेज को अपनी कॉलोनी में भी सप्लाई करना पड़ता है. ट्रैक्शन के लिए भी चाहिए उनको, फिर अपना रेलवे स्टेशंस के लिए भी चाहिए. सो रेलवेज हैज बीन मेड अ डीम्ड लाइसेंस. रेलवेज के पावर है टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी टू मे बी इट्स ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट और इट्स रेलवे स्टेशन और इट्स हाउसिंग कॉलोनी. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस. उन एक्सेप्शनल सिचुएशन को टेक केयर करने के लिए कई बार रेलवे जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उनके स्टैंडर्ड्स को भी नहीं मानती है. अब इन एक्सेप्शंस को टेक केयर करने के लिए उन्होंने ये प्रोविजन डाला है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में और रेलवेज एक्ट में, देन रेलवेज एक्ट विल सुपरसीड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. सो अगर कुछ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में और मे बी समथिंग एल्स इज रिटन इन रेलवेज एक्ट, then Railways Act will have supremacy only to the extent जहां पे inconsistency है. So अगर आप बाकी एक्ट देखें, let us assume आप स्टेट एक्ट देखें, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की सुप्रीमेसी है. या आप इंडिया का आर्बिट्रेशन एक्ट देखें तो आर्बिट्रेशन के एक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है. लेकिन रेलवेज एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी ऊपर है, सुपरसीड करता है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी, दोनों को अप्लाई कर दीजिए, रेलवेज एक्ट को भी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी. लेकिन अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी है, इन दैट केस उस प्रोविजन, उस काम के लिए रेलवेज एक्ट और उसके अंदर जो रूल्स बने हैं वो हमें मानना है. तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करना है. अगर रेलवेज वाले कुछ लिख के दे रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस में, इन दैट केस इट इज जनरली अज्यूम कि भाई जो भी आप कह रहे हैं रेलवेज एक्ट के अंदर आप कह रहे हैं तो ठीक है, आई एम ओके विद दैट. Let me go ahead because Railways Act will supersede Electricity Act. All right. अब ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि it is 100th year of railway electrification. So 1925 में पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था रेलवेज का फॉर, इसको बोलते हैं बॉम्बे में EMU, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स. EMU से जो लोकल ट्रैवल होती है मुंबई में, जिस तरह से पहले मेट्रो होती नहीं थी, मुंबई की मेट्रो यही थी EMU. और EMU 1925 में पहली बार आई थी. अब बिल्कुल 100 साल होने वाले हैं. पहले 4 डब्बे थे, फिर 1927 में 8 बोगीज हुई, फिर 1961 में 9 हुई, फिर 1986 में 12, फिर 2012 में 15 बोगीज. नाउ इट इज लाइफलाइन ऑफ मुंबई एक्चुअली. तो जनरली अगर आप बात करें तो रेलवेज अप्रोक्सीमेटली 2003-4 तक, जब तक ओपन एक्सेस नहीं आया था, तब रेलवेज ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिसिटी दे यूज्ड टू टेक फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. और फिर उसके बाद
उसका जो इसको TSS बोलते हैं, ट्रैक्शन सब स्टेशन, उस ट्रैक्शन सब स्टेशन से उसको स्टेप डाउन करा जाता था 25 kV का, एंड हर 60 से 80 किलोमीटर के डिफरेंस में वो TSS होते थे, ट्रैक्शन सब स्टेशन, so that all the rains, all the trains can run it at so much of speed or whatever is the requirement that can be fulfilled. Okay, लेकिन एक प्रॉब्लम 1950s 60s 70s 80s में कंटिन्यूअसली आ रही थी, और ये प्रॉब्लम होती थी बैटरी बॉक्स चोरी होने का। जो बैटरी बॉक्स और जो रेल के ट्रेन के अंदर जो हमारी लाइटिंग पंखे होते हैं और वो जो ट्यूबलाइट्स होती हैं या फैंस होते हैं, वो सब 24V DC। सो बैटरीज जो थी वो 24 वोल्ट्स की थी बैटरीज। वो सेम बैटरी आप यूज कर सकते थे जीप में, वही सेम बैटरी आप यूज कर सकते हो ट्रैक्टर में। सो रिमोट एरियाज में और बहुत सारी जगह पे ये बैटरी चोरी हुई। इनफैक्ट 7 साल पहले रिसेंटली बॉम्बे में भी जब बैटरी चोरी हुई, तो बैटरी बॉक्स चोरी हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि पूरा डिस्ट्रप्शन हो गया, वो लोकल मेट्रो ही बंद हो गई। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक रास्ता निकाला गया, एक काम करते हैं हम लोग, पूरी यूनिफॉर्मिटी कर देते हैं रेलवेज में। 110 वोल्ट्स डीसी, 110 वोल्ट्स डीसी। आज 1998 में ये डिसीजन लिया गया कि पूरी जितनी भी जो भी नई बनेंगी ट्रेन्स, नहीं भी बनेंगी या जो भी एक्वायर करी जाएंगी ट्रेन्स, उसमें 110 वोल्ट्स डीसी यूज करा जाएगा, एंड इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड वोल्टेज। अब इसमें आप देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक्सेप्शन दिया है, तो जरूरी नहीं है जो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो घर में यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि रेलवे यूज करे, रेलवे अपना खुद का यूज कर सकती है। इसके कारण 3-4 फायदे हुए। एक तो नंबर 1, इट इज लेस अट्रैक्टिव टू टेक होम। सो अगर आप उसको पंखा को निकाल भी ले लेते हो तो आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे घर में चलाने के लिए, वो चलेगा नहीं आराम से। इवन आप ट्यूबलाइट भी निकाल के ले आते हो ट्रेन की, तब भी ढंग से नहीं चलेगी, वो बड़ी मुश्किल। यू हैव टू बी अ इंजीनियर टू यूज दैट ट्यूबलाइट। सो उतना एफर्ट फिर बंदा करता नहीं है। एक तो थेफ्ट रेलवेज में बहुत कम हो गई, इल्यूमिनेशन इज बेटर, और उसमें एडिशनल लोड इज ऑल्सो पॉसिबल। और जो वायर्स होती थी 24 वोल्ट्स की डीसी की, वो वायर्स मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा बता सकते हैं, वो मोटी वायर्स होती थी, और ये 110 वोल्ट्स डीसी की पतली वायर्स हैं। इट इज इजी टू मेंटेन। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अब इंडियन रेलवेज ने यूनिफॉर्म, अपने लिए यूनिफॉर्म कर दिया 110 वोल्ट्स। 2002 में जब आईटी रेवोल्यूशन हुआ, तब ये डिसाइड करा गया कि इवन मोबाइल चार्जिंग और बैटरी, अपने जो लैपटॉप चार्जिंग के लिए भी स्विचेस दिए जाएंगे, और वो स्विचेस भी 110 वोल्ट्स डीसी में चलते हैं, और आप इजीली चार्ज कर सकते हो अपनी मोबाइल्स। और अब जैसे लैपटॉप है ये और आपका मोबाइल फोन है, अगर आप इनके चार्जर्स का देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि 100 से लेके 250 या 110 से लेकर के 240 किसी भी वोल्ट्स में वो एप्लीकेबल है, चार्जिंग हो जाएगी उसमें। सो विद दिस होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन।